रहे हैं, तो यहां पे हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। लाइट के अंदर वेव जैसी कैरेक्टरिस्टिक होना जो अभी अभी हमने मैकेनिकल वेव के लिए पढ़ी है, वैसी ही कुछ बातें हम लाइट को लेके भी कर सकते हैं, है ना। अब यार लाइट वेव है तो उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जब मैं यार लाइट बोल रहा हूं तो एक सर्टेन वेवलेंथ से सर्टेन वेवलेंथ तक की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट बोला जाता है। तुम्हें पता है लैम्डा की वो रेंज कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। इतने वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड, इतने वेवलेंथ की रेंज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। यानी लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिनकी वेवलेंथ इस रेंज से इस रेंज तक लाई करती है। खैर, जिस जमाने में ये वेव ऑप्टिक्स की थ्योरी बनाई जा रही थी उस समय आने तक लोग यही नहीं जानते थे कि लाइट वेव है तो किस नेचर की वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो बहुत बाद की डिस्कवरी है ना। लाइट वेव है बस ये माना गया था, और ये भी माना गया था कि लाइट मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब करती हुई वेव है। तो दुनिया में लोगों को यह भी नहीं पता था यार कि ऐसा कौन सा मीडियम है जो सन और अर्थ के बीच में है। भाई सन से लाइट अर्थ तक आती है तो यार मीडियम तो अर्थ में ही है, जो एयर है वो अर्थ के कुछ किलोमीटर के बाद खत्म हो जाता है, तो वहां क्या है? वैक्यूम है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि एक कोई ऐसी चीज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है जिसका वाइब्रेशन होता है। जब लाइट चलती है तो उसका वाइब्रेशन होता है। जैसे यार धागे में वेव चलती है तो धागा वाइब्रेट करता है, एयर में वेव चलती है, जैसे साउंड वेव चली तो एयर वाइब्रेट करती है। तो ऐसा कोई ना कोई मीडियम दुनिया में जरूर होना चाहिए जिसके वाइब्रेशन के चलते लाइट सन से अर्थ तक आती है। उस मीडियम का नाम भी रख दिया गया था ईथर। ईथर तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बट उस समय ईथर नाम का एक मीडियम अपने मन से इमेजिन कर लिया गया था कि लाइट जब चलती है तो ईथर मीडियम को डिस्टर्ब करती है। बट अब हम जानते हैं कि लाइट जब चलती है तो वो किसी मीडियम के पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि फील्ड का डिस्टर्बेंस होता है। यानी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड के डिस्टर्बेंस के फॉर्म में आगे बढ़ती है। खैर, ये डिस्कशन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के समय खत्म कर चुके हैं, तो अब हम लोग ये बातें नहीं करेंगे कि लाइट एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो लाइट के वेव नेचर के बारे में हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है, और मेनली कुछ कहानी हाइगेंस की करना है, थोड़ा सा पोलराइजेशन पढ़ना है ना, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ना है। मेन यही बातें हैं। क्या क्या? एक तो हमें बात करना है हाइगेंस थ्योरी की बात करना है। इसके बाद हमें बात करना है पोलराइजेशन की बात करना है। इसके अलावा हमें बात करना है इंटरफेरेंस की, और इसके अलावा हमें बात करना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की। यानी पूरे टॉपिक में ये मेन टॉपिक हैं जिनके बारे में हम लोगों को वेव ऑप्टिक्स में बात करना है। पोलराइजेशन वेव की प्रॉपर्टी होती है, मगर हमें लाइट के लिए पढ़ना है। इंटरफेरेंस हमने कुछ ही समय पहले धागे वाली वेव के लिए समझा था, फिर हम लोगों ने वही थ्योरी अब हमें लगाना है किसके लिए? लाइट के लिए। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन हमने इससे पहले नहीं पढ़ा है, ये केवल और केवल हम लोग लाइट के लिए ही पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर है? अभी से स्टार्ट किया? बिल्कुल, बस यही इतना लिखा है। तो हाइगेंस की थ्योरी थोड़ा कम हजम होने वाली थ्योरी है, और उसने जो थ्योरी अपनी दी थी वो लाइट के अंदर कुछ वेव फ्रंट वाली बातें करी थी। तो सबसे पहले हमें समझना है वेव फ्रंट क्या होता है।
वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, हैव ऑल पॉइंट्स इन सेम फेज। ऐसी एक इमेजिनरी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर जो वेव है, जिसके हर पॉइंट पे जो वेव है ना, वो सेम फेज में है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। सोच यार, एक लाइट का पॉइंट सोर्स है, यानी यहां से कोई वेव निकल रही है। अब यार ऐसा है ना कि लाइट को तुमने देखा नहीं है, तो हम वेव के तौर पे वो धागे वाली वेव इमेजिन कर सकते हैं। यहां से वेव निकल रही है कुछ ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, है ना। वेव को हम लोग यार माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख नहीं सकते, बट तुमने धागे में वेव देखी है, तो कम से कम ये बात मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। क्या आधे लैम्डा के बाद यहां वाला पॉइंट, आधे लैम्डा के बाद यहां वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्या ये सारे पॉइंट आधे वेवलेंथ पार किए हुए हैं? तो इसका फेज अगर पाई होगा तो इसका भी पाई होगा, तो इसका भी पाई होगा। और ऐसा केवल एक प्लेन में नहीं, ऐसा 3 डायमेंशन में होगा नहीं। तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिला दूं तो वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? वो सर्किल नहीं बनेगा, स्फीयर बनेगा। तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर है, और इस स्फीयर का हर पॉइंट सेम फेज पे है। क्या इस स्फीयर के हर पॉइंट सेम फेज में होगा? और मैं यहीं क्यों बनाऊं? क्या मैं वो इधर नहीं बना सकता हूं? ऐसे मैं लाखों करोड़ों स्फीयर इमेजिन कर सकता हूं। अगर सोर्स से सारे लाइट चारों डायरेक्शन में निकल रही है तो सेम फेज में ही निकलेगी। एक सोर्स से एक फेज में, सेम फेज में लाइट निकलती है, और बराबर दूरी पे अगर सारे पॉइंट मिलाओगे तो वो सेम फेज में ही होंगे। यार एक ही जैसा अगल बगल का मीडियम है तो एक जैसी स्पीड से आगे बढ़ेगा, एक जैसी वेवलेंथ है, जब सब कुछ एक जैसा है तो बराबर दूरी पे जब सारे पॉइंट को मिलाओगे तो वो स्फीयर बनेगा, और उस स्फीयर का हर पॉइंट किसमें होगा? सेम फेज में। उसी को हम क्या बोल देंगे? वेव फ्रंट। यानी पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? पॉइंट सोर्स हैज स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या ये बात हमें समझ आ रही है कि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल। अब मैं बात करता हूं लाइन सोर्स। सोचा लाइट का एक लाइन सोर्स है, एक ट्यूबलाइट जैसी चीज है, और यहां से इसके हर पॉइंट से लाइट चारों तरफ निकल रही है। तो चारों तरफ मतलब क्या? रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकल रही होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो क्या यहां भी अगर हम बराबर दूरी के पॉइंट्स मिलाएंगे तो क्या वो सारे पॉइंट जो बराबर दूरी पे होंगे उनको हम मिलाएं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? हाँ, क्या हम एक सिलेंडर इमेजिन कर सकते हैं जिसके हर पॉइंट उस सोर्स से बराबर दूरी पे होंगे, और बराबर दूरी पे अगर हैं तो उन सारे पॉइंट का फेज भी एक जैसा होगा? नहीं। तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? हैज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट किसका दिया हुआ टर्म है? हाइगेंस का दिया हुआ टर्म है, तो इसीलिए हम लोग वेव फ्रंट की बातें कर रहे हैं। सोचा एक प्लेन लाइट सोर्स है, जैसे यार ये प्लेन लाइट सोर्स है, यहां दिखाया गया पूरा प्लेन है। हालांकि इस प्लेन लाइट सोर्स के अंदर छोटे छोटे डॉट लगे हुए हैं, तो वो कहानी बिल्कुल अलग है। सोचो कि यार एक प्लेन लाइट सोर्स है। हेलो, हाँ,
हो गया, सब ले लिया, उसी ने छाप दिया। ठीक, ये कैसा सोर्स है? प्लेन सोर्स है, और इससे भी निकलने वाली लाइट बीम्स, जो भी लाइट्स निकलेंगी, तुम्हें याद है ऐसी ही बातें हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए करी थी, और ऐसी बातें गॉसियन सरफेस के लिए। क्या बराबर दूरी पे अगर हर पॉइंट की हम बात करेंगे जो बराबर दूरी पे है, तो क्या बराबर दूरी पे हर पॉइंट जो सेम फेज पे है, अगर वो मिलाए जाएंगे तो इस बार क्या बनेगा? प्लेन के सामने प्लेन बनेगा। यानी यार प्लेन लाइट सोर्स के पास जो वेवफ्रंट होगा वो कैसा होगा? हैव प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन के सामने प्लेन वेवफ्रंट होगा, पॉइंट के सामने स्फेरिकल होगा, और लाइन के सामने सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट होगा। वेवफ्रंट ऐसी इमेजिनरी सरफेस को बोला जाता है जिसका हर पॉइंट सेम फेज पे होगा, और हर पॉइंट को सेम फेज में होने के लिए क्या दूरी सोर्स से बराबर होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? तो वैसे तो यार जो मैं अभी मैथमेटिकल फॉर्मूला बताने वाला हूं वो हाइगेंस के डिस्कशन का पार्ट नहीं, बट ये ज्यादातर वेव में हूबहू एक जैसा लगता है। शायद इससे पहले हम कहीं और भी बातें कर ही चुके होंगे। हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया, या बल्कि इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट। सोचिए यार ये सोर्स P पावर का है ना, इसका सोर्स P पावर जनरेट कर रहा है, इसका मतलब होता है कितनी एनर्जी वो हर सेकंड निकाल रहा है। अगर ये एनर्जी हर सेकंड निकाल रहा है तो कुछ देर बाद वो एनर्जी R रेडियस पे, R1 रेडियस पे फैलेगी, कुछ देर बाद वो R2 रेडियस पे। क्या वो एनर्जी धीरे धीरे और बड़े स्फेरिकल जोन में फैलती जाएगी, और जैसे जैसे वो बड़े स्फेरिकल जोन में फैलती जाएगी तो एनर्जी डाइल्यूट होती जाएगी। यानी पहले एनर्जी कम रीजन में थी, अब वो एनर्जी बड़े रीजन में फैल गई, अब वो एनर्जी, तो जैसे जैसे बड़े रीजन में फैलती जाएगी तो एनर्जी पर यूनिट एरिया डाइल्यूट होने लगेगा। नहीं, पहले वो एनर्जी कम एरिया में थी, अब वही एनर्जी बड़े एरिया में फैले तो पर यूनिट एरिया पे जो एनर्जी होगी वो डाइल्यूट होती जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया है। तो अगर ये P का पावर सोर्स है, इसका पावर सोर्स P है, P यहां पे क्या है? पावर ऑफ द सोर्स जो जनरेट हो रहा है, पावर ऑफ सोर्स, कितने पावर की वेव निकल रही है, डिवाइड बाई, क्या बता, अगर ये R रेडियस के स्फेरिकल रीजन में इस जगह मुझे इंटेंसिटी चाहिए है, मतलब मैं इस जगह के यूनिट एरिया पे पावर निकालना चाह रहा हूं, तो वही पावर अब कितने एरिया में फैल चुका है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फेयर है या सर्किल है? 4 पाई आर स्क्वायर के एरिया में वो एनर्जी फैल चुकी है, तो यूनिट एरिया में कितना होगा? P अपॉन 4 पाई। यानी यार इंटेंसिटी रेडियस के साथ कैसे रिलेशन रखती है? इनवर्स रिलेशन रखती है। ये वेव का डिस्कशन है, बट इसमें कर लेते हैं क्योंकि यहीं पे कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, एक और बात कभी कभी पूछी जाती है, तुम्हें याद है इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है? ये एम्पलीट्यूड वो है जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है A। यार इंटेंसिटी का वेव के एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है? तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल देखा है। A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो वी धागे में देखा था, डेल्टा P में PM स्क्वायर अपॉन 2 रो वी आता है साउंड में, जो मैंने नहीं बताया है, बट हर जगह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ये A क्या है? एम्पलीट्यूड। तो यार यहां से एक और रिलेशन बन गया, A स्क्वायर I के प्रोपोर्शनल और I 1 अपॉन, कल को कोई पूछे A का R के साथ कैसी प्रोपोर्शनलिटी, दिस इंप्लाइज A इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R हो जाएगा। ये एक बात शायद कभी पूछ ली जाए। अगला डिस्कशन है लाइन सोर्स का। पदर, अगर ये P पावर का सोर्स है, P पावर जनरेट कर रहा है, ये पूरा L लेंथ का बार, L लेंथ का लाइट बार, लाइट निकालने वाला ये बार है ट्यूबलाइट जैसा, P का पावर सोर्स है, तो वो कितने एरिया में फैल जाएगा जब वो R दूरी पे जाएगा? तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है?
तो इंटेंसिटी हो जाएगा P अपॉन 2πRL। ठीक है, अक्सर इसमें पावर ना देके पावर पर यूनिट लेंथ दिया जाए तो वो हो जाएगा I इज इक्वल टू, खैर यही फॉर्मूला लिख दो ज्यादा अच्छा रहेगा, पावर ये वॉट में होगा अपॉन 2πRL। तो बता रहे इंटेंसिटी R के साथ इस बार कैसे प्रोपोर्शनल है ना, और A स्क्वायर के साथ कैसा प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगी 1/√R वाली। एक मिनट, इंटेंसिटी हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। A यहां पर क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो बता A का R के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा 1/√R का। मैं यहां पे यार धागे वाले वेव के कॉन्सेप्ट सीधे सीधे यहां लगा दे रहा हूं, क्योंकि वेव की बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलते जुलते हैं। अगर मैं लगा रहा हूं इसका मतलब ऐसा होता है। बता, अच्छा प्लेन सोर्स से लाइट निकल रही P का पावर, तो P का पावर जितने एरिया से निकला था आगे बढ़ने के बाद क्या वो बड़े एरिया में फैला है, सेम एरिया में फैला है। यानी अगर ये पूरा सोर्स I की इंटेंसिटी निकाल रहा था तो यहां का I वो सेम ही होगा, या ये पावर सोर्स P का पावर निकाल रहा था A एरिया में तो इसकी इंटेंसिटी P/A थी, तो यहां भी इंटेंसिटी, यानी उसका दूरी से कोई लेन देना, यानी I इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी से वो रिलेटेड नहीं है। यानी इस जगह की इंटेंसिटी I1 और इस जगह की इंटेंसिटी I2, सब जगह की इंटेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इंटेंसिटी पावर से तो रिलेटेड है, लेकिन इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, तो जो सोर्स का एरिया है वही इसका एरिया है और आगे हर जगह वही एरिया रहना है। तो जब एरिया बदल ही नहीं रहा है तो पावर भी हमेशा, इंटेंसिटी भी हमेशा सेम रहेगी। तो यार यहां इंटेंसिटी का आर की किसी पावर से कोई लेना देना नहीं है, दूरी से लेना देना नहीं है। जितनी इंटेंसिटी होगी उतनी इंटेंसिटी आगे बढ़ेगी, इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। नोट कर लिया भाई लोग, ये मैंने बता दिया है बहुत डिटेल में, ये अब नोट नहीं करना है, ये हो गया यार। ये हो गया यार, इधर ध्यान दे जरा, बिल्कुल नोट कर ले पहले। हाँ, सोर्स से लेके वेव फ्रंट तक की दूरी अगर R है तो इंटेंसिटी का R से कोई लेन देना नहीं है। उसका जितना पावर जनरेट होगा उतना ही पावर आगे प्रोपोगेट होगा, उतने ही एरिया में प्रोपोगेट होगा, इसलिए वो दूरी से रिलेटेड नहीं है। जबकि पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स में क्या हो रहा था कि निकला था कम एरिया से और फैल रहा था ज्यादा एरिया में, इसलिए वो डाइल्यूट होता जा रहा था। वहां इंटेंसिटी डाइल्यूट नहीं होती है। खाली बैठने से अच्छा है कि ये पॉइंट्स नोट कर ले, मैं समझा दूंगा अभी। हाइगेंस प्रिंसिपल के ये 3 पॉइंट हैं जो अभी हम लोग समझेंगे। कहाँ? ये जो लाइट सोर्स P वॉट में है। सर वो ईच पॉइंट ऑफ प्राइमरी वेव दिखाया है। हाँ,
अरे वो डिवाइस कहाँ है? यही है ना? ठीक। ये आपने एकदम में प्लान बनाया या फिर आपने सोच रखा था कि नहीं बनाए करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में मैच? हाँ, कल तो मैंने प्लान कर ही लिया था। नहीं मतलब पहले से आपके दिमाग में मतलब चलाना तो था ही, अब अकेले देखो चाहे 10 लोग और देख ले, जगह है तो देख सकते हैं। 10 लोग देखेंगे तो थोड़ा लगेगा कि हाँ कि हम लोग स्टेडियम में बैठे हैं। खाना पीना लेके आओ अपना अपना, लोगों को खिलाओ। स्टेडियम का मजा तुम लोगों को फ्री में मिलेगा, और क्या चाहिए। सर वो वेवलेंथ लिखा, वेवलेंथ हैविंग जीरो इंटेंसिटी, सेकंड पॉइंट। वेवलेट्स, वेवलेट्स, वेवलेट्स वेवलेंथ का छोटा भाई होता है। अलग चीज है सर। वेव से निकलती हैं वेवलेट्स। ये थोड़ा मतलब बहुत गंदी थ्योरी है, लेकिन अब ये है कि पढ़ना पड़ेगा। वेवलेट और वेवलेट डिफरेंट है। हाँ, वेवलेट्स का मतलब होता है वेव, मेन वेव से निकली हुई दूसरी वेव, उनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेवलेट्स। चलो यार पहले समझ लेते हैं, तो ये सब जो शिकायतें आ रही हैं कि क्या लिखा है वो दूर हो जाएंगी। सोचा यार एक ये पॉइंट सोर्स है और इससे क्या निकल रही हैं वेव्स। तो वेव्स को मैं लाइन में भले ड्रॉ कर रहा हूं, बट हाइगेंस ने लाइन में ड्रॉ करने के बजाय उसने वेव फ्रंट की बात करी थी। उसने कहा था कि यार ये एक पॉइंट सोर्स है, तो ये उसका पहला वेव फ्रंट है, ये उसका और आगे वाला वेव फ्रंट है, और ऐसे ऐसे वेव फ्रंट और आगे भी होंगे। ये मैंने जो स्ट्रक्चर दिखाया है ये सर्किल है या स्फेयर है? स्फेयर है यार। ये जो मैंने ऐसे दिखाया, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। अब पहला पॉइंट लिखा है लाइट कैन बी एज्यूम्ड एज अ प्रोपोगेशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी हम सोचते हैं कि वेव जा रही है, मगर हाइगेंस सोचते थे कि वेव फ्रंट जा रहा है। और ये वेव फ्रंट कितनी स्पीड से चल रहा है? 3 × 10⁻। हम कैसे इमेजिन करते हैं कि लाइट की बीम चल रही है, और हाइगेंस कैसे सोचा करते थे कि ये जो वेव फ्रंट स्फेरिकल है ये 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। ये हाइगेंस की इमेजिनेशन थी। अब अगला लाइन क्या है कि इस वेव फ्रंट के हर पॉइंट को, जिसका मन करे उस पॉइंट को तुम सेकेंडरी वेव का सोर्स मान सकते हो। मतलब यहां से फिर से वेव निकलती हैं, यहां से सेकेंडरी वेव्स निकलती हैं कम इंटेंसिटी की, है ना। अच्छा, इन वेवलेट्स का असर आगे तरफ ज्यादा होता है और पीछे तरफ होता ही नहीं है। यानी ये वेव फ्रंट जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकाल रहे हैं वो पीछे तरफ नहीं निकालते हैं। यानी इस पॉइंट सोर्स के, इस वेव फ्रंट के आगे जितने पॉइंट्स हैं वहां तुम दिखा सकते हो, पीछे नहीं दिखा सकते हो। यानी इन्होंने क्या लिखा है, ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट कैन बी एज्यूम्ड एज सोर्स ऑफ secondary wavelets having zero intensity in the reverse direction and maximum in the forward direction। ये इसकी इंटेंसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, बैक डायरेक्शन में नहीं होती है। ये अपनी थ्योरी है भाई, उनकी अपनी इमेजिनेशन है ना। ऐसा नजरिया है उनको देखने का, लाइट में ऐसा कुछ है या नहीं है, लेकिन उस थ्योरी से उन्होंने बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया था, तो वो थ्योरी सही मानी जाएगी। ये क्या हो गया यार, मेन रेज, ये मेन रेज है, और ये क्या है, सेकेंडरी। तो ये तो मैं सेकेंडरी वेव दिखा दिया, सेकेंडरी वेव फ्रंट दिखाना था। तो यार इन वेवलेट्स का एक वेव फ्रंट ये दिखाया, ये दिखाया, ये दिखाया, ये भी दिखाया, ये दिखाया। ये सब जो मैंने दिखाए हैं ये सब क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। और क्योंकि मैंने यहां से बराबर दूरी पे सारे वेव फ्रंट दिखाए, तो ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, सारे वेव फ्रंट आपस में सेम फेज पे हैं, सेम फेज पे हैं नहीं। तो अब क्या है कि सेकेंडरी वेवलेट्स के वेव फ्रंट पर मैं एक एनवेलप बनाने वाला हूं। सेकेंडरी वेवलेट्स के वेव फ्रंट पर मैं क्या बनाने वाला हूं, एनवेलप। ये इन सब के एनवेलप, ये थोड़ा मैंने पास बना दिया है, अगर मैं ये इधर बनाता तो सबका एनवेलप। क्या सबका एनवेलप बना देने से फिर से वो प्राइमरी वेव फ्रंट
नजर आने लगता है। तो क्या एनवेलप मेड ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स फॉर्म प्राइमरी वेव फ्रंट। ये 3 पॉइंट्स इसमें कवर किए गए हैं, मेन जो समझ आते हैं। ये है, नोट करो, अब नोट कर लो। ये बात पॉइंट सोर्स के लिए समझी है, यही बात सिलेंड्रिकल के लिए भी हो सकती है, प्राइम उसके लिए भी, लेकिन इस पर कभी कोई बात नहीं होती। जितना उन्होंने किताब में लिख दिया है वो पॉइंट सोर्स के लिए लिखा है, तो वही हमें देखना है। इससे ज्यादा इधर उधर की तो कोई बात इस टॉपिक में पूछी नहीं जाएगी। जितना पढ़ रहे हो उसी के इधर उधर, क्योंकि जो लिखा है वही पहले समझ आ जाए, तो इसमें वेरिएशन हम क्या सोचें। तो हाइगेंस का नजरिया अलग था। हम लोग बीम देखते हैं, वो वेव फ्रंट देखा करते थे। इतनी बातें नोट कर लें भाई लोग, और किसी तरह से हजम कर लें। तो कह रहा हाइगेंस ने अपने इस एनवलप वाले और इस वेवफ्रंट वाले कॉन्सेप्ट की मदद से 2 चीजें समझाई थी, इसलिए इस थ्योरी को बल मिला है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि यार रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का डेरिवेशन होता है हाइगेंस की थ्योरी से, तो डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं आ सकते हैं। तो बस ये जानकारी तुम्हारे काम की है कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर एक्सप्लेन्ड यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल। तो बस ये एक लाइन लिख दें, ताकि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाइगेंस ने क्या किया अपनी थ्योरी से, तो क्या एक्सप्लेन किया था। 2 मेन घटनाएं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लिखे यहां पे। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइगेंस प्रिंसिपल, इज एक्सप्लेन्ड बाय हाइगेंस प्रिंसिपल। तो क्योंकि उसने यार हाइगेंस ने अपनी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाली बात को इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके समझा दिया था, और वो थ्योरी पूरी तरह से टेस्टेड और वेरीफाइड थी, तो इस थ्योरी को हम गलत नहीं कह सकते हैं। साइंस इसी तरह से आगे बढ़ती है कि अगर हमें किसी चीज के मैथमेटिकल और प्रैक्टिकल एविडेंस मिल जाते हैं। ये मेन वेव फ्रंट है, ये सारे वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट हैं। अगर किसी भी प्राइमरी वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स को अगर मैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स मान लेता हूं, तो ये सारी जो पिंक कलर से मैंने दिखाई ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो सेकेंडरी वेवलेट्स हम बना सकते हैं किसी भी पॉइंट पे, और उन सेकेंडरी वेवलेट्स पे मैं फिर से क्या बना रहा हूं, वेव फ्रंट। ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, ये जो पिंक कलर से मैंने दिखाए हैं। हाँ नहीं, अभी एनवेलप नहीं बनाया, इनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट। रेड वाले प्राइमरी वेव फ्रंट थे, और पिंक वाले ये जो गोले मैंने ऐसे आर्क बनाए हैं, ये क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट का अगर एनवेलप बनाया जाएगा तो वो फिर से क्या दे देगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो एनवेलप बनाया जाएगा वो फिर से क्या दे देगा, प्राइमरी वेव फ्रंट। ये है, इतना बोला था। क्लियर भाई। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और अगर स्कूल का एग्जाम किसी को देना रहता है तो वो काम भी आता है। देना तो यार तुम लोगों को। हाँ आता है ना, हाँ आता है, एग्जाम में आता है। चलो यार, जनता की मांग पे जो लोगों को नहीं काम है तो वो अपना थोड़ा सा ध्यान इधर उधर डाइवर्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान मैच में आज क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह से।
जुआ अलाउड नहीं है यार कैंपस के अंदर। तुम लोग को यार जो भी डील करना है क्लास के बाहर जाके डील करो, उसके बाद पैसे का हिसाब किताब बाहर ही करो, अरे मैंने क्या बोला इसके बाद? और 2% का कट यहाँ जमा कर देना। अरे मैंने क्या बोला? ब्लैक में टिकट बेचते। अब मैं एक assumption मार रहा। ये कह रहा था कि वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, मे बी कि वो ऐसा कर रहा हो, उसने तारीफ करी थी। कुछ भी गलत नहीं है, बट गवर्नमेंट इसको इलीगल मानती है। हाँ तो यार गवर्नमेंट ही तो जुआ खिलवा रही है भाई। बेटिंग साइट सर खुलेआम चल रही है, इलीगल है सारी की सारी। अभी एक महादेव बुक करके दी सर। क्या बात कर रहा है, ड्रीम 11 का पूरा ऐड आता है साफ साफ। वो बेटिंग साइट वो वैसी होगी फैंटेसी टीम वाली, सीधा सीधा जुआ चल रहा है बेटिंग साइट पे सर। मेरे दोस्त वगैरह बहुत आ चुके हैं। जुआ यार गलत चीज है, कभी नहीं खेलना चाहिए। ये कैमरा मेरी तरफ करो यार। ये सट्टा अट्टा बहुत गलत चीज है यार, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे यार, क्लास के अंदर बिल्कुल ये सब अलाउड नहीं, जिसको करना है बाहर जाके करे अपना, उसके लिए मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं मना क्यों करूंगा यार, जिसको खेलना है दुनिया में जाके खेले यार। हाँ भाई, तो हाँ यार इसके लिए तो रेडी है ही नहीं यार, अगर लाइट चली गई तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं होगा। मैं यहाँ पे मोबाइल रख दूंगा, लोग से कह दूंगा वो 75 mm का स्क्रीन था, मैं घर में वो 75 सेंटीमीटर की जगह 75 इंच की जगह 75 mm का था। क्या? हाँ तो उसमें मेरा नाम तो लिखा ही नहीं था। अच्छा उन्होंने सेव कर रखा होगा वॉल की मोशन बता सर, ये भी इलीगल है, ये लोग वायरल कर रहे हैं। तो यार हम लोग कहते हैं कि लाइट मिरर में पड़ी और लाइट बीम रिफ्लेक्शन के बाद लौट गई, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट बीम लौट गई। लेकिन हाइगेंस के देखने का नजरिया अलग था। हाइगेंस कैसे देखते थे? हाइगेंस वेवफ्रंट के फॉर्म में चीजों को देखते थे। पहले मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, ये दो लाइट रेज हैं और इन दोनों लाइट रेज का ये क्या है? वेवफ्रंट है। ये दोनों लाइट का वेवफ्रंट। वेवफ्रंट हमेशा कैसा बनता है? तो यार सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला। भाई ये पैरेलल बीम है तो किसी सोर्स से आई होंगी और बराबर दूरी पे सेम फेज पे होंगी, तो ये वो पॉइंट है जो बराबर दूरी वाले हैं सोर्स से। ये किसी प्लेन सोर्स की लाइट ही होंगी जो पैरेलल होंगी। अच्छा मैं बता दूं यार, चाहे प्लेन सोर्स हो, चाहे पॉइंट सोर्स हो, चाहे लाइन सोर्स हो, बहुत दूर जाने के बाद सबका वेवफ्रंट प्लेन ही जैसा हो जाता है। तुम सोच के देखो, एक पॉइंट सोर्स है और उस पॉइंट सोर्स से बहुत दूर निकल जाए तो उसका गोला बहुत बड़ा होगा, तो इतने रीजन पे वो कैसा नजर आएगा? नहीं समझे? बहुत दूर जाने के बाद हर सोर्स का वेवफ्रंट कैसा होता है, ये बात नोट करके पीछे वाले जहां वेवफ्रंट लिखा है, जहां वेवफ्रंट तुमने बनाया है, जहां वेवफ्रंट प्लेन और सिलेंड्रिकल बनाए हैं, अरे प्लेन और सिलेंड्रिकल बनाया है, वहां नोट करके लिख सकते हो कि फॉर ऑल टाइप ऑफ सोर्सेस wavefront become plane at very large distance. For all type of sources wavefront become plane for large distance. यानी यार कोई भी सोर्स हो, अभी यार थोड़ी दूर तक हम प्लेन लाइन सोर्स को सिलेंडर बोल सकते हैं, पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल वेवफ्रंट बोल सकते हैं, लेकिन जब बहुत दूरी हो जाएगी तो हर वेवफ्रंट कैसा हो जाता है? प्लेन। तो यार इसका वेवफ्रंट कैसा है? प्लेन। ये रिफ्लेक्शन से पहले का सीन है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा?
मान लीजिए ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली गई है और हमें क्या शो करना है, रिफ्लेक्शन से पहले का एंगल अल्फा है और बाद का एंगल क्या है, बीटा है, ये हमें शो करना है। क्या ये काम इस लाइट रे के लिए भी ट्रू होगा, ये अल्फा है तो बाद वाला क्या होगा, बीटा, और हमें शो करना है कि अल्फा और बीटा क्या है, सेम है ना। तो मैंने यार यहां पे ए बी वेव फ्रंट बनाया है और जब वेव वापस गई है तो एक और वेव फ्रंट बनाते हैं, सी डी वेव फ्रंट। क्या ये लाइट रेज दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका वेव फ्रंट भी कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। दोनों का वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन। मैं यार यहां पे एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, ये वाला, जस्ट अ मिनट, ये एंगल अल्फा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। रेड वाले के साथ, चलो बीटा मैं यहां से हटा देता हूं। बताओ अच्छा, अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। इतनी बात जनता को दिख रही है। चलो अब मैं यहां से अल्फा हटा देता हूं, हालांकि दोनों जगह अल्फा बीटा मैं लिख सकता हूं, बट ज्यादा चीजें ना, इसलिए अगर ये बीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस बीटा, तो ये एंगल कितना होगा, बीटा। इतना सबको दिख रहा है नहीं? सर बीटा ये थोड़ी होगा, बीटा तो बस इतना सा होगा, ये तो पूरा 90 होगा। तो वापस से तो मतलब पूरा प्लेन तक 90 माइनस बीटा का कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, सही है। यहाँ अल्फा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बीटा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमें यार अल्फा बीटा को ही रिलेट करना है, बल्कि अल्फा बीटा को हमें इक्वल शो करना है। देखो जरा, ये वेव फ्रंट यहां से यहां पहुंचा है, यहां से यहां पहुंचा है, तो उसके लिए इधर इस वेव ने जितनी दूरी तय करी है, नहीं, उतनी ही दूरी वेव फ्रंट ने तय करी है। कितनी स्पीड से, लाइट की स्पीड से। तो क्या बी से लेकर डी तक की ये दूरी सी टी होगी, टी टाइम में। सी उसकी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, नहीं। चलो मैं इसको लिख देता हूं v1 इंटू टी। और क्या बताओ, जितनी देर में ये दूरी बी से डी तक की कवर करी गई है, जितनी देर में, उतनी ही देर में ए से सी तक की करी होना चाहिए, तभी तो वेव फ्रंट अचानक से यहां प्रकट होगा, नहीं। दोनों वेव फ्रंट तो एक समय पे बनता है। तो ये दूरी मैं लिख देता हूं v2 इंटू टी। क्या ये v1 इंटू टी और v2 इंटू टी में v1 भी c है और v2 भी c है, ये दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। चलो अभी फिलहाल मैंने अलग अलग लिख दिया है ताकि डेरिवेशन करते वक्त थोड़ा लगे कि हाँ मेहनत करी है। मुझे बताओ, इस ट्राइंगल में, इस लाल वाले साइड वाले ट्राइंगल में मैं साइन अल्फा लिखना चाहता हूं, साइन अल्फा। बताओ साइन अल्फा क्या होगा। साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर पता है क्या है, BD, और हाइपोटेनस कितना है, AD। या देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस। तो 90 डिग्री के सामने क्या है, ये हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर कितना है, BD, और हाइपोटेनस कितना है, AD। चलो साइन बीटा बराबर क्या होगा, यहां से देखिए साइन बीटा बराबर क्या होगा, AC अपॉन AD। AD दोनों जगह आया है, नहीं, ये आया कि नहीं। अब मैं दोनों को रेशियो कर रहा हूं, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। बता यार, BD बाई AD, AC बाई AD, AD AD खत्म, क्या आ गया, BC बाई AC। BC मैंने कितना दिखाया है, V1T, V2T। BD मैंने कितना दिखाया, V1T और V2T। T से T कट गया, V1 से V2 कट गया, तो साइन अल्फा बराबर कितना आ गया, साइन बीटा। तो अल्फा बराबर क्या आ गया, बीटा। बस ये है यार, क्लियर है। नोटो, ये मैंने रिफ्लेक्शन समझाया है, थोड़ा अझेल टाइप का है, बट ऐसे समझ सकते हैं यार।
हाँ इतने में नंबर मिलेंगे यार पूरे। डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना दो, फिर यहाँ बीच में कुछ गलतियां भी कर दो, आखिरी में अल्फा बराबर बीटा लिख दो, तब नंबर मिल जाएगा। अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाया ना बिना डायग्राम बिना क्या ए बी तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ ना आ रहा हो तो पहला पेज भर दो, लास्ट में दूसरे पेज में आंसर बताओ, बस एंड प्रूफ लिख दो, आगे आंसर डाल दो। देखो यार शुरुआत अच्छी होना चाहिए और अंत भला, या तो पेज- सब भला। पेज बदल दो सर, इधर वाला पेज छोड़ के इधर आंसर लिखो, वहां पर स्टार्टिंग करो। ओ माय गॉड, ये तो अच्छा आइडिया है यार, कि जैसे राइटर के दिमाग में क्या होता है कि एंड क्या है, एंड तो तुरंत एंड ढूंढता है, तो एंड के लिए वो पन्ना पलटेगा, एंड सही लिखा हो एंड सही लिखा हो, तो वो चेक थोड़ी करेगा यार कि एंड कैसे आया। नहीं कभी सर अगर दिमाग खराब होता है तो चेक कर लेते हैं। हाँ एक बात है कि ये सब गलतियां आखिरी के पन्नों में करें, क्योंकि अगर शुरू में उसने समझ लिया कि ये बंदा हाँ फ्रॉड वाला है ना, तो हर जगह गौर कर लेगा। हाँ कि ये होता है कि नहीं कि किसी चीज में थोड़ा भी, दाल में नमक बराबर करोगे तो चलेगा, अभी यार नमक में दाल बराबर होगा तो सभी लोग थूक देंगे। सीबीएसई का पास करने में से 72% है 12वीं का, तो ये 30 में भी तो पास हो जाओगे, कुछ कंपार्टमेंट लगता है बस। 72% है पहले उसमें। अरे पास से क्या तो करोगे, ये मतलब नहीं कि पेपर लिखना जरूरी है। 60+। हाँ तो पढ़ो ढंग से, आई गेस तुम लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है। नीट के 60% हो गया, 60 चाहिए शायद, 60 मिनिमम 50 है, 50 है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा ना, 50 सबके हाँ, लिए, ये 50 ज्यादा हो गया ना, आप लोग जनरल सबके लिए एक जैसा। 50 तो इतना पास है, 50 इंटरनल से आ जाएगी। 50 मतलब बायो अकेले करके चले आओ, 360 में से 340 कर लो और 20 नंबर केमिस्ट्री फिजिक्स में मिला के। 360 आप नीट की बात करने लगे, हम लोग 50 बोर्ड में बात कर रहे बोर्ड हैं। की बात हो रही थी। 50%। अरे पहले बोर्ड पास हो जाए, उसके 3-4 तुम लोग अब ये दिन आ गए यार कि बोर्ड पासिंग की बात कर रहे हो, हाँ हाँ ये दिन आ गए यार, तो फिर नवंबर के बाद से छोड़ के बैठो यार घर पे, अपना बोर्ड की तैयारी करो। इंग्लिश और टेक्निकल कुछ नहीं होता। भाई पूरा नीट बात कर रहा है। फिजिक्स तो सर बस केमिस्ट्री में क्या करेंगे बोर्ड पे? फिजिक्स में कुछ फॉर्मूला ले जाता है, कुछ भी लगा देंगे फिजिक्स में, सब हो जाएगा। केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत फिजिक्स में ज्यादा इधर उधर नहीं होगा ना यार, नीट में जितना पढ़ा है। बहुत होता है ना। नहीं सर, बोर्ड के लिए फिजिक्स में तुम मैथ में एक्सप्लेन कर रहे हो, केमिस्ट्री क्या करोगे? तुमने बोल दिया हाइपोटेंशन, अब कुछ कर रहे हैं क्या? खोल के देखिए, उसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलो यार अभी हम लोगों ने क्या किया है, रिफ्लेक्शन, और अब हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। तो ये एक बाउंड्री है जहां से लाइट का रिफ्रैक्शन होना है, ठीक है। एक लाइट रे ये आई है, एक लाइट रे ये आई है, और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे ऐसे गई है, ये लाइट रे ऐसे गई है, ठीक है। तो ये हमारा नजरिया है कि हम चीजों को रे में देखते हैं। ये एंगल अगर अल्फा है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा, अल्फा। ये एंगल अगर टक्कर के बाद यानी पार करने के बाद बीटा हो गया है तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। पिछला नोट कर लिया आई होप, नहीं पिछला नोट कर लें पहले। वो क्या लिखा है बीटा और आगे के बीच
हाँ भाई, अब तो कर लिया होगा। नए नए रिकॉर्ड मत बनाओ लेट करने के। मुझे बताएं, ये रेज अल्फा विद द नॉर्मल इंसिडेंट हुई है, अल्फा विद द नॉर्मल, ये भी अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा। मुझे बताओ ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, 90। और ये 90 है तो ये कितना होगा, अरे यार, ये 90 माइनस अल्फा है और ये 90 है तो ये कितना होगा, अल्फा होगा। दिख रहा है? बाय द सेम लॉजिक मुझे बताओ, ये बीटा है तो ये क्या होगा, तो ये क्या होगा, बीटा। नहीं, फिर से मैं पिछली बार की तरह साइन अल्फा लिखने वाला हूं। साइन अल्फा बराबर क्या, साइन अल्फा बराबर क्या, बी डी अपॉन ए डी। साइन बीटा बराबर, मतलब साइन बीटा बराबर ए सी अपॉन ए डी। ए डी दोनों में है। अब मैं क्या करने वाला हूं, साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा करने वाला हूं, बी डी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी खत्म, तो बी डी अपॉन ए सी आ गया। क्या आ गया, बी डी अपॉन ए सी। कोई दिक्कत है? साइन अल्फा, क्या ये आ गया V1t और ये क्या है V2t, टी टी खत्म, क्या V1 V2 खत्म? यार इस मीडियम में और इस मीडियम में, मीडियम 1 में यार इसकी स्पीड अलग होगी, V1 स्पीड से चल रहा होगा और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड क्या है, V2 है। तो यार साइन आई अपॉन साइन आर वो क्या आया है, V1 बाई V2। ये साइन आई है, अल्फा को हम आई लिख सकते हैं और बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर। तो साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या आ गया है, V1 बाई V2। मतलब अगर स्पीड बढ़ी है तो एंगल भी बड़ा होगा। स्पीड बढ़ती है यार डेंसर से रेयरर में, तो अगर बाद वाली स्पीड बढ़ी है तो आर भी बड़ा होगा। ये डायग्राम क्या सजेस्ट कर रहा है, अगर V2 कम हुआ है तो आर भी कम हुआ होगा। बस यही उसने शो किया था। हाँ, तो डेंसर मीडियम मतलब स्पीड कम हुई होगी, V2 कम है तो बीटा भी कम है। यही इतनी बात हाइगेंस ने एक्सप्लेन की थी। बाकी उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना और उससे रिलेट करना ये ऑप्टिक्स का काम है। यहां तक ये स्नेल लॉ है। स्नेल लॉ क्या है, साइन ऑफ एंगल इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड एट दैट मीडियम। क्या है, साइन ऑफ एंगल विद द नॉर्मल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आई V1 से रिलेटेड है और R V2 से रिलेटेड है। बस ये बात हाइगेंस ने समझाई है। सिंपल सी बात यार, यहां V1 V2 सेम था क्योंकि एक ही मीडियम की चर्चा थी, तो वो कट गया, वहां अलग था इसलिए नहीं कटा। तो प्रोसेस लगभग दोनों का सेम ही है। क्या जितने समय में ये वेव फ्रंट यहां से यहां आया होगा तो इस रास्ते का और इस रास्ते का समय एक जैसा होगा कि नहीं, समय एक जैसा है लेकिन स्पीड अलग अलग है, इसलिए टी कट गया, वी नहीं कटा। इस डेरिवेशन का नीट के एग्जाम से कोई लेन देना नहीं है। तो जो लोग नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो बस याद रखें कि हाँ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मेन हाइगेंस ने समझा लिया था, और उसमें क्योंकि वेव फ्रंट को यूज करके समझाया है तो ये थ्योरी किसकी हो गई, हाइगेंस की। हाँ,
फिर भी नोट कर लें, जानकारी एक अच्छी चीज है। कल को छोटा भाई तुमसे पूछे कि हाइगेंस के, अरे जो भी छोटा भाई बहन पड़ोसी, भाई आएगा 11वीं में कि पता नहीं ISC CBSE बचेगा भी। तो भी मतलब पूछ दे तो क्या दिक्कत है, साइंस नहीं लेना फिर भी पूछ दे, चलो हाइगेंस बताओ। अरे कल को तुम्हारी शादी में बच्चे पढ़ा दो, बच्चों को हाइट लेवल नहीं करूंगा। हम ही सबसे छोड़ देते हैं वीकेंड में। कल तो तुम लोग डॉक्टर बन गए, उसके बाद तुमने सोचा कि मुझे फिजिक्स की कोचिंग पढ़ाना है, बड़ा मजा आएगा, तब क्या करोगे? आपसे एडवाइस आपको एज मैं तो मना कर दूंगा साफ। मेरे बिजनेस में कंपटीशन पहले से कम है क्या? मैं तो साफ, आपको मेरा एक स्टूडेंट मुझसे पढ़ा था 2007 में, पहली बार मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसी समय 2007 में। वो फिर बीटेक किया IIT गुवाहाटी से, उसके बाद फिर उसने जॉब भी किया था, आकाश ज्वाइन किया, फिर इस समय PW में है, PW में पढ़ा रहा है। ये क्या मजा आता है इंजीनियरिंग करके पढ़ाने में? है शौक है एक्चुअली उसका, जो है सिलेक्शन, प्लेसमेंट ही छोड़ो यार ज्यादा बात करना ठीक नहीं। प्लेसमेंट हाँ, ही रहता। वो एक्चुअली कोटा से हुआ था उसका सिलेक्शन, I mean उसको सपोर्ट था। हाँ नहीं मतलब कास्ट वाला कोटा था, और उसका कोटा का फायदा क्या, उसने जो भी किया था IIT में, उसमें फिजिक्स करा था, केमिस्ट्री मैथ मिला के जितने नंबर थे फिजिक्स में अकेले उतने नंबर थे। तो वो केवल इस दम पे निकला। उसके फादर जो है अखबार न्यूज़पेपर बांटा करते थे, और उसको किसी तरह से मैं मिल गया था, मतलब एक टीचर थे, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया कि साइड में पढ़ाने लगी, 6 बच्चे थे वहाँ, मैं वहाँ डेली सुबह स्कूटी से पहुँच जाता था पढ़ाने। फिर वो मैंने बंद कर दिया 2-3 महीने बाद जाना, तो फिर वो मेरी कोचिंग आ गया था। मैं कानपुर में काकादेव में पढ़ाता था, तो फिर वो साल भर मेरे से पढ़ा, फीस तो नहीं मिली थी, दुआएं बहुत मिली थी, और आखिरकार उसने मतलब ये बात अपना सीक्रेट बताया था कि मैं फिजिक्स ही के दम पे आगे बढ़ा। उसने स्टेटमेंट अपना लिख के दिया था कि 50% मेरा फिजिक्स का था, तो उसका फिजिक्स ही मजबूत था। आगे जाके ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है कि इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा ढंग पड़ता नहीं है, तो उसने सोचा यार जो मेरा स्ट्रेंथ है उसी पे काम किया जाए। कृष्ण गोपाल नाम है उसका, इंटरव्यू पड़ा है मेरे उसमें P3 फिजिक्स वाले में। देखा करो तुम लोग यार, PW के इंटरव्यू देखे, सर के इंटरव्यू नहीं देखे, सर ये भी बताते क्लास कैसी रहती है बाकी सब। अब इसमें बहुत सारे लोग आगे कुछ नहीं लगाते। गोपाल सरनम नहीं है, वो नाम ही है यार। अभी क्या है, तुम लोग यार केवल नाम पे ध्यान दो, अभी पूरी कास्ट आस्ट वाली बातें ना करो, सब कैमरे में। ये नोट कर लिया भाई लोग, ठीक, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाइगेंस खत्म, अब हम क्या बात करने वाले हैं? फिजिक्स में नहीं, ये नहीं है, उसका वीडियो देखना है। मैं उसका वीडियो क्यों प्रमोट करूंगा यार, PW में पढ़ाता है वो। हम लोग ने इंटरव्यू ले करे था, हम लोगों ने निकाल दिया, तो हम लोग जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा वहाँ इंटरव्यू जाएंगे। हम आपके पास बढ़िया माइंडसेट वाला है। सर हेडफोन ले गया कि तो ये गाने मुझे लानी पड़ेगी जिससे सब ले आओ यार, कम से कम यहाँ के लोग तो जो तुम्हें देखें साल भर वो तो मानेंगे, दुनिया माने ना माने। तुम ले आओ रैंक अच्छी, और फिर टाई अप बना लो, 2-4 जगह अपना छपवा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लाओ तो पहले यार। यार पोलराइजेशन समझने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा लाइट को इमेजिन करना पड़ेगा। लाइट इज अ वेव,
लाइट क्या है? वेव है। तो हम लोग यार वेव हमेशा ऐसे बनाते कि ये लाइट रे जा रही है, रे जा रही है, लेकिन रे के हर पॉइंट पे क्या हो रहा है उसके अंदर, इन हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है हर पॉइंट पे। तो अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी डायरेक्शन होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, ऊपर या नीचे। जब भी यार इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है तो साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, अंदर या बाहर। तो तुम कहोगे यार कि इन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट के बाहर क्यों दिखा रहे हो, है तो सब पॉइंट के अंदर। तो यार वो एक इन्फ्लुएंस है जिसका असर ऊपर है और उसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा हो सकता है सब कुछ पॉइंट के अंदर ही। ये मैं केवल रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पॉइंट के अंदर क्या दिखा पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि इन पॉइंट्स पे इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का अंदर बाहर, और वो भी मैग्नीट्यूड बदलता हुआ साइनोसाइडली। ठीक है, और इस चीज को अब मैं चलता हुआ दिखाने वाला हूं। अगर चल गया तो ये भी यार बड़ी समस्या है, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीके हैं। ये सोचा यार मैंने यहां पे इस वाइट लाइन के लॉन्ग, इस वाइट लाइन के लॉन्ग इस वाइट लाइन के लॉन्ग वेव को चलते हुए दिखाया है। ठीक है, ये जो वाइट रे जैसा दिख रहा है ये क्या है, लाइट है, और ये नीले कलर से मैंने उन पॉइंट्स पे क्या दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट, और रेड पॉइंट से क्या दिखाया है, और ये भी बदलता हुआ है। तो ये क्या बाहर निकल रहा है क्या उस पॉइंट से? बाहर नहीं निकल रहा है, बस समझाने के लिए कि इन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर कैसा है वो समझाने के लिए ये दिखाया जा रहा है यार। ये चलता हुआ डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हैं यार, ये चलता हुआ डायग्राम उन पॉइंट्स पे बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। हाँ, ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में भी होगा, ये बहुत फेमस डायग्राम है। तो तुम सोच रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है ये, यानी लाइट की एक रे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, और इतना ही नहीं, ये एक्चुअली इससे भी अजीब चीज है।
मैं अभी तुमसे कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और वो भी बदलती हुई। थोड़ी देर में मैं कहूं नहीं नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कुछ एंगल पे है, नहीं कुछ इस तरीके से, थोड़ा एंगल पे ऐसे। ये देखो यार थोड़ा टिल्टेड दिखाया मैंने, कहां दिख रहा है यार, ये बैक होगा कैसे, फिर से कास्ट करना पड़ेगा। चलो यार इधर देखो जरा, मैंने यार यहाँ पे वही डायग्राम थोड़ा सा टिल्टेड दिखाया है, दिख रहा है यार, पहले जैसे दिख रहा था ये उससे थोड़ा सा टिल्टेड है। फिर मैं कहूं नहीं नहीं यहां नहीं, थोड़ा और टिल्टेड, फिर मैं कहूं नहीं यहां भी। तो अब तुम एक ही वेव के अंदर इतनी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन इमेजिन करो, और हर जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन तुम इमेजिन कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो अगर तुम इतनी सारी चीजें एक ही पॉइंट में इमेजिन कर लो तो देखा जाए अगर नेट पॉइंट, इस पॉइंट पे कोई पूछे नेट फील्ड कितनी होगी तो जवाब है 0 होगी नेट फील्ड। यानी हम ये भी कह रहे हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव चल रही है और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, 0 है, क्योंकि फ्लक्चुएट करती हुई हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसी इन्फ्लुएंस का चलना लाइट माना जाता है, ऐसे इन्फ्लुएंस का चलना क्या माना जाता है, लाइट। तो कुल मिला के लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डिस्टर्बेंस है, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझने की जरूरत नहीं है। ये एक लाइन बेसिकली एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को डिनोट करती है, नहीं। अब सोचो यार कोई ऐसा मटेरियल हो जो इतनी डायरेक्शन वाले वाइब्रेशन में से केवल एक डायरेक्शन का वाइब्रेशन पास करने दे और हर डायरेक्शन के वाइब्रेशन को सप्रेस कर दे, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, पोलराइड। पोलराइड क्या करता है, सोचो यार एक धागे वाली वेव है और उसको मैं लकड़ी के एक टुकड़े से पास कराऊं जिसमें एक स्लिट बनी हुई है, ऐसी स्लिट मतलब उसमें एक इस तरीके का रास्ता बना है जहां से ये धागे का लहर पास कर पाए। क्या पता अगर हम इस स्लिट का डायरेक्शन और इसके वाइब्रेशन का डायरेक्शन मैच करा दें तो ये वेव इसको पास कर जाएगी, लेकिन अगर इस स्लिट को मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं तो क्या इस वेव को इस रास्ते पार करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उसके वाइब्रेशन से वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये पोलराइड भी ऐसी ही कोई चीज है कि इसकी एक अपनी एक लाइन ऑफ ऑसिलेशन ये अलाउ करता है, यानी यार इतने सारे लाइन ऑफ ऑसिलेशन में से कोई एक लाइन ऑफ ऑसिलेशन ये अलाउ करता है और बाकी डायरेक्शन के ऑसिलेशन को ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। तो ये क्या, इस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड, जिसमें हर डायरेक्शन के वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड, और एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन बचे प्लेन पोलराइज। यानी जो अभी मैंने थोड़ा देर पहले डायग्राम दिखाया था तुम्हें वो अनपोलराइज नहीं था, अनपोलराइज मैं दिखा ही नहीं सकता हूं, वो केवल इमेजिन कर सकते हैं। मैंने जो दिखाया था वो क्या था, प्लेन पोलराइज था, जिसमें एक डायरेक्शन के ऑसिलेशंस दिखाए गए थे। ये क्या था, प्लेन पोलराइज्ड। क्या पोलराइजेशन का मीनिंग तुम समझ पा रहे हो यार? किसी वेव के अंदर, किसी लाइट के अंदर हर डायरेक्शन के वाइब्रेशन में से एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन को पास कराना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, अब मैंने कहा यार ये अनपोलराइज्ड लाइट है क्योंकि इसमें हर डायरेक्शन के वाइब्रेशन, और ये क्या है, प्लेन पोलराइज्ड है। तो क्या जितनी इंटेंसिटी इसकी होती होगी ये इंटेंसिटी उससे कम होती है, और कितनी होती है इसका सीधे फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ये इंटेंसिटी I0/2 होती है। इसके बाद की कहानी अभी और है इसमें। अभी अगर एक पोलराइड के बगल में एक और पोलराइड रख दिया जाए
ठीक है। मुझे बता, इधर पे हर डायरेक्शन के वाइब्रेशंस हैं, हर डायरेक्शन की वाइब्रेशन इंटेंसिटी आई है, तो यहां इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I/2। इसको फिर से मैं एक सिंबल दे देता हूं I0। क्या देता हूं, I0। यानी इधर जितनी इंटेंसिटी है, अगर ये और ये दोनों की लाइन ऑफ पोलराइजेशन, ये इसको मैं कह रहा हूं लाइन ऑफ पोलराइजेशन, या कुछ लोग इसको एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन भी बोलते हैं, लाइन ऑफ पोलराइजेशन। इस लाइन वाले वाइब्रेशन ही तो पार किए हैं। क्या इस लाइन में अगर दोनों लाइन मैच करा दें तो मैं कहूंगा यार लाइन मैच करा दी है तो जो इंटेंसिटी यहां आई है वही इंटेंसिटी पार कर जाएगी। यार ऐसे मटेरियल पाए जाते हैं नेचर में जो लाइट के साथ ये बिहेवियर रखते हैं। ये कोई ऐसा ही मटेरियल है जिसके अंदर लाइट को पोलराइज करने की क्षमता है, ठीक है। ऐसे मटेरियल की अगर एक्सिस मैच करा दी हैं, ये वो एक्सिस है जिसके अलोंग वाले वाइब्रेशन पास कर जाते हैं, तो ये पूरे वाइब्रेशन पास कर जाएंगे, जो इंटेंसिटी इधर है वही इंटेंसिटी। लेकिन अगर हम इसकी एक्सिस को मिसमैच करा दें, यानी जो एक्सिस पहले थी उस एक्सिस से इस एक्सिस और इस एक्सिस में थीटा का एंगल ला दें, तो क्या जो इंटेंसिटी पहले पास करती थी वो पूरी इंटेंसिटी वहां पास, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीरो पास करेगी, ऐसा भी नहीं कि जीरो पास करेगी। यहां पर इंटेंसिटी अब थोड़ा सा टिल्टेड होगी, पहले के मुकाबले ये जो इंटेंसिटी होगी वो भी थोड़ा सा टिल्टेड होगी। मतलब यार ये वर्टिकल लाइन में था तो ये वर्टिकल से थोड़ा सा टिल्टेड होगा, और जो इंटेंसिटी यहां आएगी वो आती है I0 cos स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम I के टर्म में बात करें तो वो पता है कितनी हो गई, I/2 cos स्क्वायर थीटा, और अगर इसको I0 कह दें तो ये कितनी हो गई, I0 cos स्क्वायर। दोनों बातें दिमाग में रखें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। मेन इंटेंसिटी से ये कितनी हो चुकी है, I/2 cos स्क्वायर थीटा, और इससे ठीक पहले वाली इंटेंसिटी से कितना हो गया, I0 cos स्क्वायर थीटा, है ना। ये किसी साइंटिस्ट का दिया हुआ है, नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मालस मालूस क्या पढ़ोगे यार इसको, मालस। तो बता यार इस फॉर्मूले से एक मैसेज निकाल सकते हैं। बता अच्छा इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा तो इंटेंसिटी पास करने वाली सेम रहेगी। देखो यार cos स्क्वायर 0 करोगे तो cos 0 1 होता है, तो ये वो भी I0 था, ये भी I0 रहेगा। थीटा जैसे जैसे बदलता जाएगा तो इंटेंसिटी बदलती जाएगी। सबसे कम इंटेंसिटी कहां होगी बता यार, ये जो I प्राइम है सेकेंड वाली इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम कब होगी, I प्राइम मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 0 होगा और कितनी रहेगी I0। लेकिन अगर थीटा 90 कर दें तो I प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0। अगर इसको कोई 90 कर दे तो फिर बिल्कुल इंटेंसिटी इसके पार नहीं होगी। बात क्लियर है।
ये एयर मीडियम है और ये कोई रिफ्रैक्ट इंडेक्स वाला मीडियम है जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स कितना है n। इस पे अगर हम एक खास एंगल हर मीडियम का होता है जिस पे हम लाइट इंसिडेंट करें, एक खास एंगल पे, हर एंगल पे नहीं, एक खास एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट करी जाती है तो इस दौरान इससे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन तो हमेशा दोनों होता है। किसी भी वक्त अगर रिफ्रैक्शन होता है तो थोड़ा बहुत मात्रा में रिफ्लेक्शन जरूर होता है। ऑब्वियसली यार रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से होगा, मतलब जो एंगल इंसिडेंट रे का होगा वही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का होगा। रिफ्लेक्शन के नियम के हिसाब से जिस एंगल पे रे आई होगी उसी एंगल पे जाएगी। ठीक है, लेकिन यार एक सीन ऐसा होता है जब रिफ्रैक्टेड, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड, के बीच में एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। अगर रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल 90 होता है तब एक खास घटना होती है, और वो खास घटना क्या है कि जो लाइट यहां निकल रही है वो भी पोलराइज्ड होती है और जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो भी पोलराइज्ड होती है। तो ये क्या बात हुई, इसके पोलराइज को मैंने लाइनों से दिखाया और इसको डॉट से, क्योंकि यार इसके पोलराइजेशन का प्लेन और इसके पोलराइजेशन का प्लेन भी आपस में कितने डिग्री पे है 90 पे, और ये लाइट बीम और ये लाइट बीम भी आपस में कितने डिग्री पे है 90 डिग्री पे, और प्लेन और पोलराइजेशन भी आपस में क्या है 90 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड for angle of incidence IP, angle of incidence IP बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल। ये क्या है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें पोलराइजेशन होता है उसी को मैं क्या कह रहा हूं IP। रिफ्रैक्टेड एंड, अब हैंग करने लगा यार ये, रिफ्लेक्टेड both are polarized, दोनों पोलराइज्ड हैं, दोनों पोलराइज्ड हैं। दूसरी बात, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आर परपेंडिकुलर, दोनों के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपस में कितना है, इसका प्लेन दिख रहा है, इसका प्लेन ऐसे है इसीलिए दिख नहीं रहा है, दोनों ही पोलराइज्ड हैं। अच्छा, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड कितना है, रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वो भी क्या है 90, इज एट 90 डिग्री। ठीक है, अब यार यहां से हम लोग एक रिलेशन बनाने वाले हैं। ये रिलेशन अगर किसी ने ऑप्टिक्स पढ़ी है तो समझ सकता है। मुझे बता, इस एंगल को मैं बोल रहा हूं आर, आर बोले तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये है आई। मुझे बताओ ये भी क्या होगा आई होगा। भाई रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये आर है तो आर 90 और आई ये तीनों मिलके किसके बराबर होंगे, आर 90 और आई। क्या ये पूरा यहां एक तरफ का सारा एंगल मिलके कितना होगा 180, तो आर बराबर होगा 90 माइनस आई पी, होगा कि नहीं।
एक हम नियम पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ, जो मैंने हमेशा बताया, n1 sin θ1 बराबर क्या, n2 sin θ2। यानी इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इस तरफ का एंगल क्या है, IP। इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और इस तरफ का एंगल 90 माइनस IP है। तो बता साइन IP और 90 माइनस को लिख सकते हैं cos IP, है ना। तो cos वाला टर्म इधर ले जाएंगे तो tan IP बराबर क्या आ जाएगा, n। कहां से आया, क्या आया, ये भूल भी जाओ तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये ब्रूस्टर्स लॉ कहलाता है, उसने ये फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो हम लोगों ने पोलराइजेशन दो तरीकों से किया है, एक मटेरियल के जरिए और दूसरा रिफ्रैक्शन के जरिए। नोटो हेलो। हाँ अरे अनवी को कोई लेने आया था डे बोर्डिंग में, उन्होंने फोन किया हमको, हाँ। कहा आपने किसी को नहीं भेजा है। हाँ हमने कहा बिना पूछे किसी के साथ भेजिएगा नहीं, हमसे अब आपस में बात हो जाए तब भेजिएगा। पता नहीं कौन आया था इसमें। अरे शांत मैडम ने फोन किया तो बोला कि ये बात हो गई है यार। क्या बात करेंगे, पता नहीं कौन था क्या, उसने कहा फोटो खींच लीजिए, पता नहीं चला ही गया, फोटो खींच नहीं पाई उसने। यही बताने के लिए फोन किया था। तो कंप्लेन करने वाली बात होगी।
call is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल आप जिस व्यक्ति को हेलो। हेलो तो इसको अगली क्लास में करेंगे यार। ठीक। अरे यार एक बड़ी वैसी चीज हो गई यार, तुम मेरा दिमाग खराब हो गया। बेटी मेरी डे केयर में रहती है, 4-5 साल की है। कोई उसको लेने पहुंचा है तो वो तो वार्डन ने फिर फोन करके कंफर्म किया, तब तक वो भाग गया। पता नहीं कौन ऐसे। अभी उसको फोटो निकलवा के कहीं ना कहीं कैमरे में आया ही होगा, उनके कैमरे में मैंने पूछा है तो फोटो निकलवा के पुलिस में